हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ जीएस रिवीजन की इस महफिल में। फिर से आपके साथ हाजिर हूं और आज बातें करेंगे जीएस रिवीजन के बारे में। जो मिसलेनियस प्रैक्टिस हम डेली करते हैं उसी के बारे में बातें करेंगे। क्या कुछ कहानी है उसके बारे में जानेंगे। और आपको पता है कि स्टैटिक जीके की सीरीज चली हुई है और इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चली हुई है, तो आप अगर डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो वहां से आप इस सीरीज को पढ़ सकते हैं। चलो, और ये क्लास तो आपके लिए रामबाण है ही, तो समय को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। समझ में आई कहानी? क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है। हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 24 घंटे को कौन कैसे यूज कर रहा है, कौन इनको अच्छे से प्रयोग कर रहा है, सदुपयोग कौन कर रहा है इनका, बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कौन कर रहा है। अरे समय की जिसने कदर नहीं करी ना, तो समय ने भी उसकी कदर नहीं करी। ये बात आज लिख लो आप चाहे। एग्जाम्पल देता हूं आपको, 2 मिनट का समय लेता हूं अब मैं आपका एग्जाम्पल देता हूं। नोकिया और सैमसंग का जब टाई अप हो रहा था ना, तो सैमसंग ने नोकिया से यह कहा था कि मार्केट में एंड्रॉइड ले आओ, मार्केट में एंड्रॉइड की डिमांड है। तो नोकिया ने मना कर दिया। नोकिया ने कहा कि नहीं, हम तो अपना विंडो एक्सपी वर्जन ही रखेंगे, हम तो अपना लूमिया वर्जन ही रखेंगे। और सैमसंग ने फिर अपना अलग से एंड्रॉइड पे काम किया। और आज आप खुद देख लो कितने लोगों के पास नोकिया के फोन है। क्या आपके पास है कोई फोन नोकिया के फोन? है तो कितने लोगों के पास है। और सैमसंग के फोन देखो कितने लोगों के पास है। एक से एक अच्छी बेहतरीन क्वालिटी आ रही है सैमसंग में। तो समय के साथ जो नहीं चला ना, समय भी उसके साथ कभी नहीं चला, समय ने भी उसका साथ नहीं दिया। और इतना अमीर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है पूरी पृथ्वी पर जो इस समय को वापस खींच लाए, जो इस समय को वापस खरीद लाए। सुना भी होगा आपने कि जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। तो इसके साथ साथ इसका सदुपयोग करो और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाओ। समझ में आई ये बातें? चलो अब क्वेश्चन बता दो बहुत जल्दी से। क्वेश्चन है आपका, भारत पर सबसे पहले तुर्क आक्रमण किसने किया? किसने किया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उत्तर तो हो जाएगा आपका क्या? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम आया था सबसे पहले। मोहम्मद बिन कासिम आया था सबसे पहले। और ये कब आया था? ये आया था आपका 712 एडी में। 712 एडी, 712 एडी से 714 एडी ये रहा था। और इसने ये सबसे पहले आक्रमण किया था किस पर? सिंध पर अटैक किया था इसने। सबसे पहले किस पे किया था? सिंध पर अटैक किया था। और साथ के साथ सिंध का राजा अगर उस टाइम पे आपसे पूछ ले, सिंध का राजा अगर आपसे पूछ ले, तो सिंध का राजा था आपका दाहिर। दाहिर राजा था। और उस टाइम पे यहां पर एक बंदरगाह था जिस पर ये जहाज लूटा था। आपने पढ़ा होगा मेडाइवल हिस्ट्री, अगर आपने शुरू की है या पढ़ी है तो आपने सुना भी होगा। बंदरगाह था यहां पर, देवल बंदरगाह, जिस पर राजा दाहिर ने ये जहाज लूटा था। और तब से ये मसला शुरू हो गया, ये लड़ाई शुरू हुई थी सारी। ठीक है। और ये जानकारी हमें किससे मिलती है? ये जानकारी मिलती है हमें चर्चनामा किताब से, चर्चनामा बुक से ये सारी जानकारी मिलती है मोहम्मद बिन कासिम के आने की। और भी प्रश्न आपसे पूछ ले मोहम्मद बिन कासिम से, ये 4-5-10 क्वेश्चन ही बनते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, जो सीधे आपके पेपर में छपते हैं, ये सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जजिया कर वसूला था इसने सबसे पहले। जजिया टैक्स इसने ही तो लगाया था। जजिया क्या था? जो गैर मुस्लिमों को देना होता था। अरे इसने ही बोला था, मोहम्मद बिन कासिम ने, राजा दाहिर को जब मार दिया गया था तो इसने ही कहा था कि अब तक आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा दाहिर की थी, लेकिन अब आपको अपनी सिक्योरिटी चाहिए है तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा जो गैर मुस्लिम थे उन्हें। तो जजिया कर सबसे पहले इसने ही लगाया था। ठीक है। तो ये बातें सारी याद रखनी है आपने मोहम्मद बिन कासिम से। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसके बाद ही ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे कौन आया था भारत में? मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री से ही बातें कर लेते हैं आज, कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें। इसके बाद यहाँ पे आया था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद बिन नहीं, मोहम्मद गजनवी आया था। और ये मोहम्मद गजनवी, ये था गजनी का एक शासक हुआ करता था। गजनी का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। और ये सुबुक्तगीन का बेटा था। सुबुक्तगीन का बेटा था ये। और ये देखो ये कैसा था, कैसे कैसे लोग थे उस टाइम पर।
यह ना 1998 एडी में 998 एडी में अपने बाप को मारकर ही गद्दी पर बैठा था। कौन? मोहम्मद गजनवी। ऐसे ऐसे लोग थे, देख लो आप कैसे कैसे लोग यहां पर थे। और ये 1001 में इसने भारत पर आक्रमण किया सबसे पहले 1001 एडी में, और 1027 तक इसने भारत पर कुल 17 आक्रमण कर दिए। कितने आक्रमण कर दिए? 17 अटैक इसने किए। और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछ लेना इसका, 1025 में इसने अटैक किया था। किस पे अटैक किया था? इसने आपका गिर सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। गिर सोमनाथ मंदिर पे। ये क्या है? ये आपका ज्योतिर्लिंग है। ये आपका ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव से एसोसिएटेड है, भगवान शिव से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बता दो, झारखंड में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? झारखंड में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? और टोटल ज्योतिर्लिंग भारत में कितने हैं? ये आपका क्वेश्चन रहेगा। साथ के साथ बताते चलो, ऐसे फ्री में नहीं पढ़ना है, वीडियो नहीं देखनी है फ्री में, खुद से भी कुछ क्वेश्चन बताने हैं अगर पता है तो, ठीक है? वरना यहीं से पुनिश कर दिया जाएगा आपको, यहीं से ही पुनिश कर दिया जाएगा। समझ लो बातें ध्यान से, ठीक है? हाँ, तो गिर सोमनाथ पे अटैक किया था इसने। और ये ना यहां से 700 मन भाई साहब, मन लिख देता हूं, मन देसी भाषा में सुना होगा अपने, मन 700 मन सोना लूट के लेके गया था ये। 700 मन सोना और 1200 मन चांदी लूट के लेके गया था। और एक मन में भाई साहब, एक मन में ना 40 किलो होते हैं। एक मन में 40 किलो होते हैं, यानी कि 40 किससे गुणा करोगे तो 7 चौक 28 है। 28,000 किलो तो ये सोना लूट के लेकर गया था। 28,000 सोना, हाँ 28,000 ही बनेगा। और इसकी गुणा कर लो किससे? 40 से कर लो, 12 चौक 48,000 किलो तो ये चांदी लूट कर ले गया था। अरे हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। ये बातें आप इससे याद रख लेना, पूछ सकता है आपसे पेपर में, ठीक है? और इसके बाद फिर याद रख लेना आप, एक व्यक्ति और आया जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, ये भी बात याद रख लेना। अरे तराइन के युद्ध, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध इसने ही लड़ा था, आपने पढ़ा हो तो। मोहम्मद बिन गोरी, इसने कितने आक्रमण किए? इसने 5 आक्रमण किए। इसने 5 आक्रमण किए। और ये 5 किस किस पे किए? इसने लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मुल्तान पर आक्रमण किया इसने सबसे पहले। और इसके बाद इसने माउंट आबू पे आक्रमण किया। इसके बाद फिर इसने तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया, पहला फर्स्ट वार। और फिर इसने तराइन जो आज आपका हरियाणा में है, दूसरा आक्रमण किया तराइन पर। और फिर इसने आक्रमण किया चंदावर पर आक्रमण किया। और कब कब किए ये भी अगर आपसे पूछ ले तो ये 1100 आपका 75 में किया है, ये 1178 में किया लगभग, हाँ 78 में किया है। और ये किया है आपका तराइन का पहला युद्ध 1191 में, और ये 1192 में, और ये 1194 में चंदावर वाला, ठीक है? ये बातें याद रख लेना। और सुन लो बातें इससे, अब मेरे को बात याद आ रही है तो मैं बता देता हूं, हालांकि मेरे को बहुत बुरा फील आ रहा है अभी। इन्होंने कैसे कैसे काम करवाए खुद देखो आप। पहले ये देख लो, इसमें क्या हुई? इसकी हुई जीत, इसमें इसकी हुई जीत, फिर इसकी हुई हार, फिर इसकी हुई हार, फिर इसकी हुई जीत, और फिर इसकी हुई जीत, ठीक है? काम कैसे कराए हैं? अरे इसी का तो कमांडर था। कौन था इसका कमांडर? बख्तियार खिलजी इसी का कमांडर था। किसका? मोहम्मद गोरी का। अरे इसी ने तो नालंदा विश्वविद्यालय, हमारा शिक्षा का बेस, हमारी पहली यूनिवर्सिटी, एक तक्षशिला और एक नालंदा, ये 2 ही पहली यूनिवर्सिटियां थी आपकी भारत में। कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी थी? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें इसने आग लगवा दी थी भाई साहब। कैसे कैसे लोग थे यहां पर, और जिसमें से आपका 6 महीने तक धुआं जलता रहा था। 6 महीने तक लाखों तो किताबें थी उसमें। और आज के दिन ये नालंदा महाविहार ये आपका किस में शामिल है? कुछ बातें मैं लिख नहीं पा रहा हूं, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका नालंदा महाविहार किस में शामिल है? ये आपका यूनेस्को में शामिल है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। और पेरिस में 2024 वाला क्या हुआ है? अरे ओलंपिक हुआ है। 2024 वाला क्या हुआ है? ओलंपिक हुआ है। और अगर बातें बताऊं ओलंपिक से ही, तो अब की बार ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी आई है? 71वीं रैंक आई है 2024 वाले ओलंपिक में।
और 2024 का पेरिस में हुआ है। और आपका पेरिस किस नदी के तट पे पूछ ले तो सीन नदी के तट पे है, सीन नदी के तट पे। और इस सीन नदी के तट पे ही पहली बार क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। किसका उद्घाटन समारोह, किसका किया गया, ये किया गया हमारे ओलंपिक खेलों का। किसने, प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट किसके, फ्रांस के, इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। इतनी सी बातें याद रह जाएंगी। पेरिस में हुए। और आज से पहले पेरिस में कब हुए थे, आज से पहले पेरिस में कब हुए थे, आज से पहले हुए थे पेरिस में, देखो 2024 में हुए हैं। 100 साल घटा दो सीधे 1924 में, और फिर ये 24 और घटा दो, 1900 में हुए हैं आपके कहां पर, पेरिस में। यानी कि तीसरी बार पेरिस में हुए हैं, तीसरी बार। 1900 में हुए, 1924 में हुए, 2024 में हुए। और अगर आपसे पूछ ले पेरिस ऐसा दूसरा शहर है, पेरिस ऐसा दूसरा शहर है, सेकंड सिटी है पेरिस, जिसमें अब तीसरी बार ओलंपिक हुए हैं। यानी कि इससे पहले एक ही शहर ऐसा है जिसमें 3 बार ओलंपिक हुए हैं। कौन सा, लंदन है भाई साहब, लंदन है आपका। और लंदन में कब कब हुए हैं, लंदन में हुए हैं आपके 1908 में, 1908 में, और 1948 में, और आपका 2012 में, 2012 में। ये 3 हुए हैं हाँ आपके लंदन में हुए हैं, लंदन में हुए हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा ओलंपिक कहां पर हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था। ओलंपिक जब पढ़ाए थे तो मैंने याद भी करवाए थे, एक शॉर्ट्स भी मैंने आपको डाला था जिसमें 1 मिनट में 1896 से लेकर 2032 तक के ओलंपिक मैंने बताए हैं। जल्दी से अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं बोल देता हूं, अभी बता देता हूं। 1896 का सबसे पहले हुआ एथेंस में, यूनान की राजधानी, ग्रीस जो देश है, वहां से शुरुआत हुई थी ओलंपिक खेलों की। 1900 का हुआ पेरिस में। 1904 का कहां पे हुआ है, 4 का सेंट लुइस में। 1908 का कहां, लंदन में हुआ है। 1912 का कहां हुआ है, स्टॉकहोम में हुआ है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, जहां से शुरुआत हुई थी किसकी, अरे इस दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की। एक महान इंजीनियर थे वहां के जिसका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। और जल्दी से कमेंट करके बता दो वरना पनिश कर दिए जाओगे यहीं से, कि आपके जो नोबेल पुरस्कार हैं वो कब दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं और कितनी फील्ड में दिए जाते हैं, जल्दी से बता दो, ठीक है। और 1916 का कहां हुआ है, 1916 का बर्लिन में होना था लेकिन हुआ नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। और 1920 का एंटवर्प में हुआ, बेल्जियम का शहर है एंटवर्प, और बेल्जियम का शहर एक है ब्रुसेल्स राजधानी। और ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय है। बहुत सारी बातें मैं बता रहा हूं आपको साथ के साथ, बहुत सारी बातें, ऐसा नहीं है कि इस बोर्ड पे ही लिखी है मैंने, ये बार बार इरेज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और कल आपने एक कमेंट भी किया था बहुत अच्छा सा कि सर एक डिजिटल बोर्ड ले लो, मजा आ जाएगा फिर तो, मजे ही मजे, मजे ही मजे, ऐसे छू अंतर से इरेज कर दो फिर मैं सारा, मजे ही मजे। ऐसे बोल रहे थे ना आप, तो ले लिया जाएगा, टेंशन मत लो आप। लेकिन संघर्ष करके, मेहनत करके जीतना है, समझ में आई ये बातें, ऐसे नहीं एकदम से ले लेना है, उस चीज की वैल्यू कुछ अलग ही है। अरे भगवान राम को भी श्री राम बनने में 14 वर्ष लगे हैं, और हमें तो सिर्फ 14 महीने भी नहीं हुए हैं, अभी यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। तो आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, आप बस बने रहो, साथ बने रहो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा है ना, मैं कभी आपको बोलता ही नहीं हूं, पता नहीं मुझे याद ही नहीं रहती क्या कुछ कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो आप शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, अपने प्यारे प्यारे कमेंट में फीडबैक जरूर दिया करो, क्योंकि यही एक जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। और वहां दीपक जला दूं जहां अंधेरा है, कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है। तो ओलंपिक कहां तक पहुंच गए थे, 1920 तक पहुंच गए थे। 20 में किसका मुख्यालय है, मुख्यालय नहीं, 1920 में एंटवर्प में हुए। और एंटवर्प कहां का शहर है, बेल्जियम का। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में मुख्यालय नाटो का, और ब्रुसेल्स में ही मुख्यालय यूरोपियन यूनियन का। और यूरोपियन यूनियन से एक बातें याद रख लेना, यहां लिख देता हूं, यूरोपियन यूनियन। अरे यूरोपियन यूनियन को 2012 में क्या मिला, आपका नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के क्षेत्र में, ठीक है। और फिर 1924 का आपका पेरिस में हुआ है, 1928 का एम्स्टर्डम में हुआ है, 1932 का लॉस एंजल्स में हुआ है, 36 का बर्लिन में हुआ है, 40 का टोक्यो में होना था लेकिन हुआ नहीं, और 44 का लंदन में होना था लेकिन हुआ नहीं। ये दो नहीं हुए, किसके कारण, सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण। आज तक ओलंपिक 3 बार ही कैंसिल हुए हैं, 1920 में, 40 में और 44 में। पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पूरी दुनिया लड़ रही थी, झगड़ रही थी, और 40 और 44 में भी यही कहानी थी। और उसके बाद 48 के हुए, फिर कहां पर, लंदन में। 52 का हुआ हेलेंसिकी में, 56 का हुआ मेलबर्न में। ऑस्ट्रेलिया का शहर है मेलबर्न, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजन कराया गया ओलंपिक खेलों का, मेलबर्न में।
1960 का रोम में, अरे जिसमें हमारे मिल्खा सिंह चौथे नंबर पे आए थे, रोम में, इटली की राजधानी रोम, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी है रोम में, ठीक है। और 64 का कहां हुआ? टोक्यो में। टोक्यो कहां की राजधानी? जापान की होन्शु द्वीप पे है टोक्यो, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है टोक्यो के अंदर। और 1968 का कहां हुआ? मैक्सिको में। मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का देश है मैक्सिको। 72 का कहां हुआ? म्यूनिक में। 76 का हुआ मॉन्ट्रियल में। 80 का हुआ मॉस्को में। 84 का हुआ LA लॉस एंजल्स में। और 88 का कहां हुआ है? 88 का सियोल में। 92 का बार्सिलोना में। 96 का अटलांटा में हुआ है। आप लिखते चलो, साथ के साथ मैं बताता चलता हूं। ये ओलंपिक तो अलग से लिख लो एक आप पेज पे, साइड में लिख लो 1896 से लेकर 2032 तक का सफर। और 1996 का अटलांटा में हुआ है। और 2000 का सिडनी में हुआ है। 2004 का कहां हुआ है? एथेंस में हुआ है, जहां सबसे पहला हुआ था 1896 वाला। याद करो कुछ बातें। और 2008 का कहां हुआ? बीजिंग में हुआ है, चाइना के अंदर, बीजिंग में। और बीजिंग में किसका मुख्यालय है? संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है बीजिंग के अंदर। और साथ के साथ 2012 का अगले वाला लंदन में हुआ है, लंदन में। और 2016 का रियो डी जनेरियो में। रियो डी जनेरियो कहां का शहर है? ब्राजील का शहर है। और जल्दी से कमेंट करके एक क्वेश्चन भी बता दो अभी, ब्राजील किस महाद्वीप का देश है? ब्राजील किस महाद्वीप का देश है? ये क्वेश्चन रहेंगे आपके आज जो मैंने पूछे हैं। और उसके बाद फिर आपका 2020 वाला टोक्यो में हुआ है, फिर से जो 1964 में भी हुआ था टोक्यो में, याद हो तो थोड़ी सी बातें। 40 में भी होना था टोक्यो में, लेकिन हुआ नहीं। फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो कैंसिल हो गया था, रद्द हो गया था। तो 64 वाला हुआ टोक्यो में, और फिर 2020 वाला हुआ टोक्यो में। और 2024 वाला अभी बताइए बातें, 2024 वाला पेरिस में। और 2028 वाला कहां होगा? LA लॉस एंजल्स के अंदर होगा। 2032 का कहां होगा? ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कहां का शहर है? ऑस्ट्रेलिया का शहर है ब्रिस्बेन, वहां पर होगा। और 2036 का कहां होगा? 2036 का होगा आपका भारत के अंदर, हो सकता है, होगा नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अगर होता है तो पहली बार भारत आयोजन कराएगा ओलंपिक खेलों का। तो कुछ ऐसी कहानी है। तो मेरे ख्याल से क्लास ठीक ठाक सी हो गई है। ये बातें याद रखनी है आपने, ठीक है। क्या क्या बातें बताई हैं आज? क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन बता दिए गए हैं बहुत सारे। तो क्वेश्चन में भले ही आपसे 2 पूछूं, 3 पूछूं, 4 पूछूं, 5 पूछूं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक क्लास में 70 से 80 क्वेश्चन या 50-60 क्वेश्चन तो जरूर हो जाते होंगे, इवन ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से एक क्वेश्चन, इस चीज को आप नोट करने लग जाओ, और साथ के साथ जो बातें मैंने बोली हैं ओलंपिक की, ये आप नोट करने लग जाओ, तो फिर आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन हम रोजाना की क्लास में करते हैं। तो हर रोज आना आया करो इस क्लास में, डेली आपके लिए क्लास होती है, इससे जुड़ा करो। और अगर अच्छी लगती है तो इसको शेयर किया करो, लाइक किया करो, और अच्छी नहीं भी लगती है तो डिसलाइक भी किया करो। मेरे को डिसलाइक भी बहुत पसंद है। समझ में आई है ना बातें? बताया करो जरूर कमेंट करके क्या कुछ आपकी फीडबैक है। तो आज यही बातें बताइए। मोहम्मद बिन कासिम बताया है, और गजनवी भी बता दिया है इसके साथ, और गोरी भी बता दिया है। हालांकि नाम इनका गोरी था, काम इन्होंने नहीं किए गोरी जैसे, अच्छे काम नहीं किए। कैसे कैसे लोग थे यहाँ पे देख सकते हो आप। और साथ के साथ में इसके आगे की कहानी कुछ ऐसी रहेगी। इससे आगे फिर दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है आपकी, 1206 से शुरू हो जाती है दिल्ली सल्तनत, और फिर कब तक चलती है? 1526 तक। कभी उस पर भी बातें करेंगे, जिसमें 5 वंश थे। गुलाम खिड़की तो सजा ले, अरे गुलाम खिड़की तो सजा ले, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये थे आपके। तो ये बातें देख लो भाई साहब। भारत कितना बड़ा सोने का, एक तरह से ये लगा लो घर था, चिड़िया नहीं, सोने का पूरा घर था हमारा भारत। कितना सोना लूट कर ले गई। और देखो कैसे कैसे बाप को मारकर गद्दी पे बैठा है, कैसे कैसे दरिंदे यहां पे थे उस टाइम पे, और इवन आज भी है समाज में। अरे ये घटना देख लो आप, अभी अभी हुई है जो, अब मेरे को याद आ रही है आपकी कोलकाता रेप केस वाली ट्रेजेडी। मतलब कितनी दुर्दशा, कितनी बर्बरता उसके साथ की गई है, देख लो आप, आपने देखा भी होगा। इनको तो भाई साहब मैं कहता हूं कि इनको 3rd डिग्री का टॉर्चर देना चाहिए। मौत भी इनके लिए कम है, फांसी कम है, मौत तो बाद में देनी ही चाहिए, फांसी की सजा भी कम है इनके लिए। इनको रगड़ रगड़ के घीस घीस के पीटना चाहिए इनको, तब उन्हें पता चले कि कैसे दर्द होता है। तो चलिए आज की बातें यहीं रखते हैं। इसके बारे में भी अपने कमेंट जरूर करो और बताओ क्या हाल उनके साथ करना चाहिए, आरोपियों के साथ जो ऐसी दुर्दशा करी हमारी
ट्रेनी डॉक्टर के साथ कोलकाता का ये मुद्दा जो पूरे देश में चला हुआ है, आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में सुना होगा। तो चलिए आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।